current is rate of flow of charge through any cross section. I therefore becomes dq dt, या लिमिट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो. दिस इज नथिंग बट, ये नीचे वाला डेफिनेशन जो है, दिस इज नथिंग बट दिस थिंग, राइट. चार्ज क्रॉस थ्रू a cross section in time t. ठीक है. और I का SI यूनिट होता है एम्पियर. चार्ज का कन्वर्सन होता है ना कूलम और यूएसयू वगैरह वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और सीजीएस यूनिट फिर क्या रहेगा, ESU पर सेकेंड. ESU पर सेकेंड. और डायमेंशन ऑफ आई क्या रहेगा, क्या रहता है, आई होता है. ठीक है. या फिर कभी मून हो या किसी का मून हो तो ए भी दे देते हैं. तो आई और E, और एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म भी ए रहता है. ठीक है. तो ये सारी बेसिक चीजें हुई. अब दूसरी चीज होती है इफ चार्ज इज फ्लोइंग. चार्ज हमारे दो पोलैरिटी के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉइंट ए से बी अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए से बी पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. करंट डायरेक्शन विल बी ए टू बी. करंट डायरेक्शन ए टू बी and A or point A will have higher potential. Point A will be at higher potential than when अगर positive charge is moving from A to B. ठीक है.
The charge always moves from higher potential to the positive charge always moves from higher potential to lower. ठीक है. Positive charge always moves from higher potential to lower potential. ठीक है. ऑन कॉन्ट्रेरी अगर निगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता तो it is going to be in opposite direction. That is A और B दो पॉइंट फिर से इनके बीच में अगर करंट मेरा A से B फ्लो हो रहा है करंट फ्लो डायरेक्शन then negative charge will move from B to A. Negative charge negative charge always moves from lower potential to higher potential. Point is at higher potential than B. Next point is current is a scalar quantity. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट फिर इसका मतलब क्या शो करेगा तो बोलते हैं इधर जा रहा है करंट इधर जा रहा है करंट इज इट इट्स एक्चुअल डायरेक्शन. क्या बेटा. अगर उसका डायरेक्शन इधर से उधर जा रहा है तो उसको वेक्टर होना चाहिए था है ना. हाँ. किस चीज का डॉट प्रोडक्ट. नहीं 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 नहीं. इसका आंसर जो है बेसिकली ये है
वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होगी और स्केलर कौन सी क्वांटिटी होगी, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन है कि नहीं। नहीं, सुन ले पूरी बात। और ये चीज दिमाग में रखना, किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर कब बोलते हैं, सिर्फ उसमें हम बोलने के टाइम पर बोलते हैं, बेसिक सिखाने के टाइम पर ये बोलते हैं, ठीक है। बट बेसिक सिखाने के टाइम पर एक और चीज बोलते हैं जो हम बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं, और वो चीज ध्यान में रखनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो जो भी फिजिकल पैरामीटर हमारे पास सबसे पहली बार आएगा, उसको हम वेक्टर किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्शन होना इज नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया। what is necessary criteria is whether it is following the triangle law of addition or not, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब आइडिया ऑफ ज्योमेट्रिकल एडिशन, ठीक है। अगर आइडिया ऑफ ज्योमेट्रिकल एडिशन को कोई भी क्वांटिटी फॉलो नहीं करता है, देन इट विल बी नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम एक ले सकते हैं। एक वायर लेते हैं, इधर से करंट इसमें आ रहा है, ठीक है। और एक वायर लेते हैं जिसमें इधर से करंट, ठीक है। और एक तीसरा वायर यहाँ पर जोड़ते हैं जिसमें इधर करंट, ठीक है। अब ये तीसरा वाला जो वायर है, इसके एंगल पर हमारा नेट करंट जो है वो डिपेंड करेगा कभी नहीं करेगा। अबे कैसे करेगा? इसको इधर नहीं ले जा करके मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो करंट चेंज हो जाएगा, उतना ही करंट जाएगा। आई इज ऑलवेज गोइंग टू बी I1 + I2, ठीक है ना, कम या ज्यादा नहीं होगा। सो ये वायर का डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो डायरेक्शन है, पर वो डायरेक्शन किस चीज का है, वो हमको इंडिकेट करता है सिर्फ कि करंट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। इट्स नॉट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड हेंस इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग नोट कर सकते हैं एक छोटी सी चीज को, स्केलर क्वांटिटी, it is not categorized under, see what I'm trying to say is, यहाँ पर ये डायरेक्शन में ना जाए, अगर ये इस डायरेक्शन में जाता तो क्या हमारा नेट वैल्यू ऑफ आई जो है वो चेंज हो जाता? नहीं, राइट। आई नेट इज स्टिल गोइंग टू बी I1 + I। व्हाट डज दैट मीन? या फिर फॉर दैट मैटर इस I2 को अगर मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, ऐसे कर देता, ठीक है। अब 90 डिग्री पर नहीं है, तो क्या आई नेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? तो द आंसर इज वेरी मच क्लियर कि इट विल नॉट, it will uh, have the same amount of current. That means the direction in which your wires are aligned do not have any effect on the net current because of the two segments of wire which is being connected, ठीक है। तो current is not categorized under vector quantity as quantity despite of having
डायरेक्शन फ्लो because it does not obey triangle law of vector addition. जो भी चीजें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी उनको हम वेक्टर बोलेंगे, अगर नहीं कर रही हैं तो फिर हम उनको वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्लियर है? सो व्हाट इज द टेस्ट कंडीशन? वेदर एनीथिंग इज फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और नॉट। ठीक है ना? नहीं फॉलो तो फिर यू आर नॉट अंडर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सर यू आर नॉट वेक्टर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगली एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, इससे इसके लिए एक और एग्जांपल दे दे, जस्ट अभी दिमाग में आ गया, नोट नहीं कर। देखिए, हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पर जाएगा, उसमें भी डायरेक्शन है ना? तो हीट को भी फिर वेक्टर बोल लेते हैं। नहीं, क्यों? हाँ, तो उसको क्यों नहीं वेक्टर बोलते? हाँ, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, मतलब कोल्डर बॉडी राइट में रखेंगे तो राइट में जाएगा, लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में। इट विल नॉट हैव। और दूसरी चीज, किसी भी एंगल पे दो अगर हॉटर बॉडी को एक कोल्डर बॉडी के पास रख दिया तो समेशन ट्रायंगल लॉ को नहीं फॉलो करेगा, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कैटेगराइज इट इनटू द ये वेक्टर। ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है पता है? हाँ, हाँ, सिलेंडर का गोल वाला फेस। बिल्कुल सही है। और क्यूब का भी स्क्वायर वाला पोर्शन जो होगा, फेस जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड। ठीक है। सो करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हेलो सानिया, यस सर। आप क्लास में थे ना बेटा? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू के वजह से मैं बाहर गई इसलिए। अच्छा अच्छा, अभी अभी जस्ट बाहर गई थी ना, या टाइम हो गया? नहीं, अब भी गई थी सर। ओके ओके, ठीक। सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज current
passing through per unit area। ठीक है। और current density generally denoted by capital J। ठीक है। and it is a vector quantity। current density is of vector quantity। क्या? बाई डेफिनेशन अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होगा? आई L-2 या AL-2 इक्वल L-2 I और L-2 A। और J is equal to I upon A and it is a vector quantity। इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा? हाँ वो तो फ्लो जिस डायरेक्शन में कर रहा है वो उसका डायरेक्शन रहेगा किस तरफ, मेरा ये पूछना है। सपोज ये वायर है, वायर टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है। अभी फिलहाल सीधा है तो सीधा मान लेते हैं। करंट इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। तो जे का डायरेक्शन में क्या लूं? इस तरफ ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं, ऐसे लूं। क्या? स्क्रू रूल से किस तरफ लेके जाना है? स्क्रू में तो वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा तब ना। इसमें वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ है इसमें? हाँ करंट ऐसे है तो ये भी ऐसे। और इसका डायरेक्शन हमेशा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होता है, जैसे क्रॉस सेक्शन का जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा या एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में मेरा जे वेक्टर भी पॉइंट कर रहा होता है। इज दैट ओके? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ऐसा ले लिया, ऐसे स्लाइस किया इसको और ये पार्ट को हटा दिया तो टेढ़ा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन हमारा। तो उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल जो आएगा या परपेंडिकुलर जो आएगा, दैट विल बिकम द डायरेक्शन ऑफ डेंसिटी वेक्टर। इज दैट ओके? हाँ। तो वी मे राइट इट में ये दोनों ये रहेगा बड़ा है, इसको स्मॉल ए लेंगे। स्मॉल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर
and this is along a gap. ठीक है, वेरी गुड। देखिए एक चीज और, कभी कभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, वाई करेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसमें ये डेफिनेशन दिया या ये एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा आप लोगों को, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे वेक्टर डॉट, दैट इज आई, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये काफी कन्विंसिंग लगेगा आप लोगों को। मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या लगती है कि करंट जो है वो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, राइट, इट्स नॉट अ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हम इसको डेराइव्ड यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, इट शुड बी फंडामेंटली एक्सप्लेन्ड, नॉट थ्रू अ डेरिवेशन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज, I mean, there is no other reason, but it is an apt ये explanation. It could be an apt application, sorry, explanation. But according to me, uh, I rely more on vector law of triangle addition than dot product of J and A vector. ठीक है, तो ये भी एक explanation हो सकता है, ऐसा नहीं, ये नहीं है, बट मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे ज्यादा रिलाई करता हूँ कंपेयर टू जे डॉट। Current is dot product J vector and K vector. K vector is equal to A into K. ठीक है, तो बेसिक आइडियाज तो हमने समझ लिया। अब बेसिकली हमारे पास करंट को फ्लो कराना है तो कुछ चाहिए होगा मीडियम। हवा में तो फ्लो कर नहीं सकता है, हवा की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से डायरेक्टली हवा में फ्लो नहीं कर सकता, और वैक्यूम में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इट विल ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। अब मीडियम जब हमको चाहिए होते हैं तो देर आर सम गुड मीडियम, देर आर सम बैड मीडियम, एंड देर आर सम इंटरमीडियरी मीडियम। Accordingly, we have categorized all the objects or substance into good conductor, bad conductor and semiconductor। ठीक है, और ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलती हैं, उनके रेसिस्टिविटी के हिसाब से पता चलती हैं। जिनका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज्यादा है वो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, दे आर गोइंग टू बी इंसुलेटर्स, दे आर नॉन कंडक्टर्स। जिनकी कम है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दे आर गुड कंडक्टर्स। एंड इंटरमीडियरी है तो दे आर गोइंग टू बी सेमी कंडक्टर्स। और अब जो कंडक्टर्स हैं उनमें हमको जे का एक्सप्रेशन ढूंढना, या जे का जनरल एक्सप्रेशन हमको चाहिए होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, मान लो जो भी है, मतलब जैसे भी मूव करना है करंट को करे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी पॉइंट ये है कि द मोमेंट आई स्विच ऑन द स्विच और पुट ऑन द स्विच एट द स्विच बोर्ड, ठीक है,
हमारे बल्ब इमीडिएटली जल जाते हैं। ठीक है, क्या इस स्पीड पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है? हमने स्विच ऑन किया, द डिस्टेंस इज अराउंड 2 मीटर्स, ठीक है, या 3 मीटर्स जो भी है। और हमारे स्विच ऑन करते ही, पुट ऑन स्विच को पुट ऑन करते ही हमारा बल्ब इमीडिएटली जल जाता है, लाइक लेस देन fractions of millions fractions of seconds, right? There is hardly any time delay। मतलब बहुत दूर भी लगा के बल्ब को रखेंगे, मान लो 500-600 मीटर भी दूर लगता हमने, तो भी इमीडिएटली जलेगा, देयर वोंट बी एनी टाइम। ठीक है, क्या हमारे इलेक्ट्रॉन लिटरली इतना फास्ट ट्रेवल करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि क्या वो कर सकता है, उसकी एबिलिटी है भी क्या उतनी फास्ट चलने की? हाँ, कैसे है? नहीं। पहली चीज है, उसकी एबिलिटी ही नहीं है, किसी की एबिलिटी नहीं है उस स्पीड पे चलने। ठीक है, वो सिर्फ एक ही काम, एक ही कर सकता है एंटिटी, वो है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस स्पीड पे ट्रैवल करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, और वही ट्रैवल करती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मटेरियल के अंदर इतनी फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकता। उसकी स्पीड हम निकालेंगे, इट्स स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एंड दैट इज वेरी स्मॉल। मतलब हर सेकंड वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस लेवल पे चलता है। ठीक है, चलता है नो डाउट, बट उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो फिर पॉइंट ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है इतनी फास्ट यहाँ पर आई कैसे? और वो अंदर चलती रहती है, बस दिखती नहीं है। क्या 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 है, ऋतु का एक्सप्लेनेशन क्या है? ओके। तो सी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल मूवमेंट स्पीड जो है, दैट इज हार्डली इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही हमेशा रहता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टिल करंट करता है, क्योंकि बिना पोजीशन, मतलब बिना मीन पोजीशन से शिफ्ट हुए, बेसिकली होता कैसे है सारी चीजें। हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं ना? खत्म हो गया? ओ, 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 ओ। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग चालू होने वाली है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आग मतलब लैटर हाफ में पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि मेटल के एटम्स, क्रिस्टल क्या होता है थोड़ा सा तो पता होगा। हाँ, प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो मेटल जो है, मेटल एलिमेंट्स, उनके एटम्स 3 डायमेंशनल अरे में अरेंज्ड होते हैं। अब वो अरेंज जब हो जाते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, या ऐसे समझो कि जब वो अरेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे कम आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो सारे एटम, जैसे यहाँ पर 6 एटम्स को आकर के रखना है। क्या हुआ बेटा? हाँ,
पता नहीं, देख लेते हैं, पढ़ा दूंगा उससे भी, मतलब उसको देखेंगे ही। ये कुछ क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? मैं तुम लोगों के हंसने से ना मुझे डर लगने लगा। मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, जो कि डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली ड्राइंग करते हैं टाइम तुम लोग हंसते हो तो मैं ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ। कुछ तो उल्टा पुल्टा ड्रॉ किया क्या मैं? आ, हाँ, मैं कहानी चालू कर रहा था। हाँ, सही। हाँ, बॉल का डॉट। और कुछ तुम्हारे पास काम नहीं है? मैं कंपेयर भी करेगी तो? हाँ, तो बोलेंगे ना। मैं यहाँ पे कंडक्शन थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका पोल का डॉट इनको याद आ रहा है। उफ, चलो। तो जब ये अरेंज हो रहे होते हैं, ऐसे आके बैठने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे एटम्स अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो कुछ कुछ एनर्जी चाहिए होगा इनको, राइट? वो एनर्जी मान लो इनको सबको मिल गया, जैसे एक एटम को कंसिडर करते हैं, इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला। उसको निकालने में हमको 5 यूनिट एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? क्रेडिट। ठीक है, हमको देना पड़ा, राइट? और निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन वो इस बीच वाले स्पेस में आके रह गया। तो इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले स्पेस में आके रह गया। अब, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी बीच में स्पेस है उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स होंगे, उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के उस खाली जगह में बैठ जाएंगे। ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन सी हुआ, इसको हम इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। ये सी हर जगह पे रहेगा। SEA, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रहेगा। ठीक है, मतलब हर इस गैप में प्रेजेंट रहेगा। अब ये आता क्यों है यहाँ पर? हमारा जनरल आइडिया ये होता है, देखो, बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल करके दूसरी जगह चला जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्यों आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाई डज स्टेबिलिटी कम? चलो, एक चीज तो है कि आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो हमारा ये एक्सप्लेनेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला दूसरी जगह चला गया। ठीक है। तो निकलने में जब कम एनर्जी लगे और बन मतलब वो ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह गया तो वहां पर हमको एनर्जी मिलती है। तो लगने वाली एनर्जी अगर मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा है, कम है, तो फिर वी आर इन विन विन सिचुएशन, हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल रही है क्योंकि वो अपना ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। हाँ, देखिए, एक एटम है, उस एटम से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है, दूसरे वाले ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये एनर्जी हमको देता है। अब हमको जो एनर्जी मिल रही है, वो जो एनर्जी हमने सप्लाई की, ठीक है, उस एनर्जी से अगर ज्यादा है तो हम नेट नेट गेन में है। हम तो नेट नेट गेन में ही है, ये सिस्टम भी नेट नेट बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस में अपनी एनर्जी को कम कर पा रहा है, और अपनी एनर्जी जितनी कम करता है वो वही वाली एनर्जी हमको दे देता है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वही एनर्जी वो हमको देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी ये होगा। कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस शेयरिंग में भी एनर्जी हमको मिलती है, और मिलती है तभी वो बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर नहीं मिलेगी तो फॉर्म नहीं होगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन थ्रू विच वी से दैट noble gases generally do not form their compounds, क्योंकि उनको, उनके केस में ये एनर्जी मिल ही नहीं पाती है हमको। शेयरिंग वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, और इट इज नेवर एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस। ये हमारी पुरानी धारणा थी, मतलब हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी। 1960s एंड 70s ऑनवर्ड ये चेंज हुई थोड़ी, क्योंकि हम जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, इन तीनों के कंपाउंड्स अब बना सकते हैं, और बनते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं ये जेनॉन, रेडॉन एंड क्रिप्टन। जेनॉन के कई सारे कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग में आप उनके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, XCO3, XCO2, XCO, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF4, XCO2F2, XCOF2। सो कई एक सारे कंपाउंड, सेट सीरीज ऑफ कंपाउंड्स उसके रहेंगे। तो जेनॉन बीइंग अ नोबल गैस जनरली नहीं बनाना चाहिए, बट बनाता है। बनाता है तो ठीक है। तो हमने अपने आइडिया को पहले बचपन में, मतलब शुरू में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, स्टेबल रहता है, नहीं बनाएगा। बट अब हम सारी चीजों को एनर्जी फॉर्म में एनालाइज करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे आपको। अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद में इसलिए सिर्फ बता रहा हूं आपको कि शेयरिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम से आते हैं, और एंड दे रेसाइड इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, दोनों एटम के न्यूक्लियस जो है, कंबाइनिंग एटम, उनके बीच में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहां से हमारा आइडिया ये आता है, आप या हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉजिटिव सेंटर के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, इफ an electron or a negative charge center is under the influence of a single positive system, or it is being controlled under the influence of a single positive system, that sort of negative charge is called localized charge. ठीक है, and if it is controlled or residing or under the influence of more than one positive centers, ठीक है, इट इज कॉल्ड डीलोकलाइज सिस्टम। ठीक है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक के इन्फ्लुएंस में है तो एक ही जगह पर रहेगा, फिक्स परमानेंट। ठीक है, दो के इन्फ्लुएंस में है तब भी फिक्स परमानेंट रहेगा, बट दोनों का इन्फ्लुएंस साथ साथ काम करेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में उसकी एनर्जी कम हो रही है, दो वाले में एक के कंपैरिजन में, तभी वो कंबाइन कर करके केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया, कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं तो करता ही नहीं। ठीक है, व्हाट इफ अगर वो तीन के इन्फ्लुएंस में है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? और कम होनी चाहिए, और चार और पांच के केस में आया होगा तो और कम होगा। ठीक है, ये आइडिया समझ में आ रहा है?
एक के इन्फ्लुएंस में, एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है तो उसने अपनी एनर्जी को थोड़ा कम किया। तीन और चार के इन्फ्लुएंस में आएगा तो थोड़ी और कम करेगा। पांच छह सात आठ नौ दस के इन्फ्लुएंस में आएगा तो और कम हो जाएगा। इज दैट ओके? साउंड्स लॉजिकल? ठीक है। इफ यू वांट यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली एज वेल। सिंपल सी चीज है। अगर सिर्फ यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये एक निगेटिव चार्ज, ठीक है, कैपिटल क्यू एंड माइनस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी माइनस क्यू क्यू के अपॉन आर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी नेट इज इक्वल टू -2 के, क्या, के क्यू अपॉन R1 प्लस, इसको R1 बोल लेते हैं, R1 ये वाला, और ये वाला R2 रहेगा, प्लस के, इसको क्यू डैश बोल लेते हैं, क्यू डैश क्यू -R2, और सॉरी R2, और यहाँ पर भी माइनस साइन रहेगा। ठीक है। तो ये नेट वैल्यू इससे कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो गई। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। एक और चार्ज ऐड कर लेंगे तो और कम हो जाएगी। जितने ऐड करेंगे उतनी डिक्रीज होएगी। सो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फेवरेबल। अभी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की, तो जितनी कम हुई एनर्जी, वो सारी एनर्जी वो हमको देगा। हाँ ठीक है, वो सारी चीजें हैं वो करेंगे। अभी मेरा आइडिया दूसरा है समझाने का आप लोगों को। बेसिक चीज मुझे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझानी है वो है, अब आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ डीलोकलाइजेशन। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन इज रिड्यूसिंग आवर पोटेंशियल एनर्जी। डीलोकलाइजेशन में ये भी होता है, जैसे यहाँ पर ये जो चार्ज है, दैट इज डायरेक्टली कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल एंटिटीज। अगर ये यहां से मूव करके किसी तरीके से यहां पर आ पाए, या यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पर आ पाए, तो ये अपने वाले के भी इन्फ्लुएंस में रह गया थोड़ी देर, और फिर इधर वाले के भी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, और फिर यहां से वापस यहां पर आ रहा है, मतलब ऑसिलेट करें, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों के इन्फ्लुएंस में रहेगा। एंड दिस इज मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन। इसमें सबसे कम एनर्जी हो जाएगी। राइट? गेटिंग द पॉइंट? अरे सबसे कम मतलब और कम हो जाएगी। द आइडिया इज और कम हो जाएगी। ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी मोर फेवरेबल सिचुएशन। और इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन यही करते रहते, हंसी खुशी। ठीक है। दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और मीन पोजीशन ऑब्वियसली एक रहेगा किसी एक पॉइंट पर, जैसे इस खाने में से इस खाने में इसको कूद के आना है, तो ये मीन पोजीशन हो गया। इधर से इधर ये ऑसिलेट करता रहेगा। अच्छा, ये वाला यहीं पे ऑसिलेट करेगा ऐसा नहीं है, यहां पर आ गया तो इसके आगे भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहे। हाँ। तो इधर का वैकेंसी या तो यहां से कोई यहां पर जाकर के फुलफिल करेगा, या फिर इधर से कोई आकर के फुलफिल करेगा। ठीक है। तो सब इलेक्ट्रॉनिक जंप लेते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं। ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन में अपनी मीन पोजीशन को मेंटेन करते हुए एट द नेट लेवल, नेट लेवल का मतलब जब ये वाला ऑसिलेट करके यहाँ पर आया, उसी समय ये वाला ऑसिलेट करके यहाँ पर गया, तो नेट मीन पोजीशन या तो यहाँ रहेगा, इसके लिए यहाँ पर रहेगा, और इसके लिए यहाँ पर रहेगा। अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑसिलेशन के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आऊंगा, तो हो सकता है इधर से एक इधर चला जाए, या इधर से एक इधर चला जाए, या उसके आगे से एक यहाँ पर आ जाए, और वो ऑसिलेट करेगा यहाँ। ठीक है। So such that
at no point any dv volume dv volume of the material will have net accumulation of charge. नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज मतलब कोई भी डीवी वॉल्यूम लेंगे, देयर वोंट बी एनी नेट चार्ज ओवर। ठीक है, ये ऑसिलेशन इस तरीके से होता है। नेचर इज सो, यू मैन सी, सॉरी, नेचर इज सो सॉर्टेड इन दैट मैनर कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वोंट बी एनी नेट चार्ज ऑन एनी डीवी वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, ऑसिलेट करेंगे। नहीं, उसी समय उसके खाली जगह पर कोई और आ जाएगा, कैसे होगा? नहीं, पॉजिटिव वाले अपनी जगह पर खाली बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, उनको हिलना अलाउड नहीं है। ठीक है, जो भी हिलने डुलने का काम है वो सारा इलेक्ट्रॉन अकेले करेगा। ठीक है, अब ये अब हाँ, कौन? नहीं, काम का है ना, वही एनर्जी को रिड्यूस होने में, या ऐसे बोलो हमारे लिए एक्सप्लेनेशन जनरेट करने में हेल्पफुल है ना। अगर वो नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ते रहते ना। हाँ बोलो। नहीं, उनको बैलेंस यही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, क्योंकि निकले तो यहीं से है ना। नेट चार्ज जीरो ही होगा ना बेटा, पूरे वॉल्यूम में भी जीरो रहेगा और यहाँ पर किसी भी सेगमेंट में भी जीरो रहेगा। हाँ देखिए, यहाँ पर चार एटम्स हैं, तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए ऑल द टाइम, वो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से अगर यहाँ पे जंप किया तो इधर से एक यहाँ पे जंप कर लेगा। ठीक है, तो नेट चार यहाँ पर हमेशा मेंटेन रहे, और यहाँ पर चार ही रहने चाहिए, तो नेट चार्ज नहीं आएगा। हाँ, कितने पॉजिटिव चार्ज? हाँ वही, देखो, अगर सोडियम है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक निकलेगा। मैग्नीशियम है, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर एटम। एल्यूमिनियम है तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा कि मेटल्स ग्रुप वन वाले सॉफ्ट होते हैं, टू वाले थोड़े हार्ड होते हैं, थ्री वाले बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा एनर्जी जो है डेप्थ वो कम होता है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज होना है, यानी कम एनर्जी हमारी निकलती है। बॉन्डिंग जो होती है वो वीकर होगी रिलेटिवली। ठीक है, हेंस दे आर ग्रुप वन वाले सॉफ्ट होते हैं। ग्रुप टू में जब हम आते हैं तो एक तो कटायन साइज छोटा होता है, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे डिलोकलाइज करने वाले, मतलब एनर्जी डेप्थ ज्यादा होगी, इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो वो हार्डर हो जाएगा, थर्ड वाले में और हार्डर हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मेकिंग सेंस? गुड। नहीं, हाँ, सो ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और मैंने इसको चालू बताना करंट डेंसिटी के टर्म्स में, और आई हैड रेज दैट क्वेश्चन कि ये फास्ट इतना ट्रैवल क्यों करता है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्पीड जो होगी, इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन स्पीड काफी फास्ट होगी। ठीक है, बट मूवमेंट हम तब काउंट करेंगे जब ये अपने मीन पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि ये ऑसिलेट बहुत फास्ट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और करेगा इंडीड। द ओनली थिंग इज ये अपने मोन मीन पोजीशन को कितना फास्ट चेंज करता है, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू इवेंचुअली डिसाइड इट्स मूवमेंट स्पीड, दैट इज ड्रिफ्टिंग स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई भी चीज बहुत फास्ट ऑसिलेट कर सकता है, बट वो अपने मीन पोजीशन को कितने देर बाद छोड़ता है और कितनी दूर जाता है मीन पोजीशन से,
that is going to determine its volume movement. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? अब ऑसिलेशन की वजह से, ऑसिलेशन फास्ट करने की वजह से ये वाला एंटिटी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां तक ऑसिलेट कर रहा है। जब ये यहां से यहां आ रहा है तो यहां पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ठोक करके इधर भेज रहा है। ठीक है? और वो बहुत फास्ट रेट पर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसने इसको ठोका तो ये अपने अगले वाले को ठोकेगा। ठीक है? सब एक दूसरे को ठोक करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बाकी वो अपना झूम रहे हैं वहीं पर, टहल रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, बट एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली द मोमेंट दे गॉट इट। less than I mean millionth fractions of second they are transmitting it. एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, सिग्नल को ट्रांसफर कर दिया। हाँ, हमने वहां पे स्विच ऑन किया, ऑसिलेशन चालू हुई। ऑसिलेशन इज हैपनिंग एट वेरी फास्ट स्पीड, इट इज हैपनिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? वो उसी स्पीड से ऑसिलेट करते हैं, एंड देयर फॉर ट्रांसमिशन टाइम इज नेग्लिजिबल। ठीक है? without potentially moving from or bulk movement of electrons, uh, or what we can say is the electricity is being transferred from one place to other, not because of the bulk movement of electrons, but because of their oscillations. The energy is getting transferred because of its oscillation. ठीक है? बल्क मूवमेंट की वजह से वी हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ठीक है, बाकी करंट डेंसिटी वगैरह चीजें जो है वो उसकी वजह से आई। नेवरदलेस मूव ऑन टू स्पेस। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। Do you recall that flow of charged particle in a conductor constitute a current? An electric current in a metallic conductor such as wire is due to flow of electrons, negatively charged particle in the wire. What is the role of valence electrons, which are outermost electrons in atom? The valence electron becomes delocalized when a large number of atoms come together in a metal. These are conduction electrons or free electrons constituting an electric current when a potential difference is applied across the conductor. When we apply potential difference, that is, we are applying some energy, the oscillations are starting, and that is the reason for flow of electric current. अच्छा, ये मोबाइल इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑसिलेट कर रहे हैं ना इनको, अच्छा, और ये ऑसिलेट हमेशा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब इनको पोटेंशियल देंगे तभी वो देते हैं, तो दे बिकम कैरियर ऑफ एनर्जी एज वेल। मतलब ठोकने पीटने लगते हैं एक दूसरे को, जिससे एनर्जी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो जाए एक एंड से दूसरे एंड। हाँ, ये ऑसिलेट करते रहते हैं। हाँ, हाँ, एक दूसरे को ठोकते हैं ऐसी बात नहीं है, दे कीप मूविंग, मूव भी करते रहते हैं, बट नेट मूवमेंट जीरो रहता है। ठीक है? ओके, it's like it can be compared to this scenario can be compared to, see, liquid के particles जो हैं they are in random motion, we know that। ठीक है? तो किसी भी टेम्परेचर पर रहेंगे वो, जैसे अभी यहाँ पर पानी रखा है मैंने, उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है।
हमेशा ही है, ठीक है। अब पानी को मैं गर्म करने लगता हूँ, ठीक है। तो नीचे के सरफेस से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ नीचे वाला पानी ही गर्म होगा ऐसा तो है नहीं, ठीक है। नीचे वाले पानी को, हाँ पहले गर्म वही होगा, पर बाद में धीरे धीरे ऊपर वाला भी तो गर्म होता है ना। कैसे होता है? हाँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स खुद ही वाइब्रेट करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेट करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सपैंड होते हैं, उनकी स्पेसिंग बढ़ती है, इसलिए वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आते हैं और ऊपर से नीचे पानी जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, ठीक है। सिमिलरली ये चीज ही ये वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पर भी होती है। जब कोई एनर्जी हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, तब भी वो ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑसिलेशन उनका बंद है, ठीक है। या उनका रैंडम मोशन चालू रहता है, एक जगह से दूसरे जगह पर वो जंप करते रहते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जब हम पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई किए, तो दैट मोशन बिकम्स ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे जब हमने नहीं सप्लाई किया हुआ एनर्जी, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सप्लाई किया हुआ है, तो इट इज लाइक ये रेड वाला अगर आगे की तरफ जंप कर रहा है, तो करंट पीछे की तरफ बना, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहां से एक यहाँ पे जंप, देखिए यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे जंप किया या ऑसिलेट करते हुए गया, तो साइमल्टेनियस ऑसिलेशन इधर से एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन, तो नेट वैल्यू जीरो हो गई, और ये रैंडमाइज रहेगा ऑल द टाइम, such that net value in any subsection or across the conductor will be zero, but oscillation will be there the moment you supply or give a potential difference, supply a potential difference, suppose यहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस रखा और यहां पर रखा ए एंड बी पॉइंट, इधर से इधर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, तो अब जो ऑसिलेशंस होंगे नेट, या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो रहेगा, दैट विल बिकम ऑर्गेनाइज। अब इधर इधर ये जंप नहीं करेंगे, अब सारे जंपिंग जो होंगे वो इधर इधर इसी डायरेक्शन में। इज दैट ओके? हाँ। हाँ, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पास किया या पोटेंशियल डिफरेंस पास ये अप्लाई किया, तो द ऑसिलेशंस बिकम ऑर्गेनाइज, दे डू नॉट रिमेन रैंडम। मेकिंग सेंस? तो वर्टिकल ऑसिलेशन सारे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले बंद हो जाएंगे। मेकिंग सेंस? एंड दैट इज हाउ दे ट्रांसमिट एनर्जी। हाँ, इधर से इधर आ गया तो, इधर से इधर आ गया तो ओके, नाइस, गुड गुड। आई इसका आंसर बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पहली बार मुझे, जब मैं जेई प्रिपेयर कर रहा था, ट्वेल्थ में था ना, तो मेरे एक बड़े सीनियर भैया ने मेरे से पूछा था। वो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी किया करते थे, तो वो एनसीईआरटी पढ़ा करते थे रिगरसली एंड रिलीजियसली। तो उन्होंने बुला करके ये डाउट पूछा था मेरे से। सी इट इज ऑलवेज सर्कुलर, ठीक है। यू हैव अ कैथोड, अ एनोड, इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलता है, और वो पूरी साइकिल कंप्लीट करके वो वापस इसी जगह पर आ जाता है। हाँ, बैटरी देखिए, बैटरी में आपका पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले से निकलता है और वो पॉजिटिव तक आता है, और पॉजिटिव पर आकर के रुकता नहीं है, वो अंदर भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो एंटायर साइकिल गेट्स कंप्लीटेड। तो इस एंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला,
वो वापस आपके एक्सटर्नल वायर से होकर के यहाँ पर आ जाए। लगाना पड़ेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे करोगे? कौन? एक्सटर्नल वायर नहीं होगा तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी। सर्किट कंप्लीशन का मतलब ही यही होता है ना। सर्किट कंप्लीशन और होता है क्या है? हाँ। तो उन्होंने एक और लेवल ऊपर जाकर के मेरे से पूछा था। ये वाली तो मैंने बता दिया आप लोगों को। वो बोले कि उसमें तो समझ में आता है कि बैटरी में एक जगह से निकला तो दूसरे जगह पर पहुंच जाता है, फिर से घूम करके वहां पर आ जाता है। बट ये जो जनरेटर वगैरह है अपना। हाँ। एनर्जी स्टोर कहाँ से होगा? अब मतलब दिया देयर आर डिवाइसेज जहाँ पे स्टोर होती है, बट जनरेटर स्टोर थोड़ी करता है। वो तो सोलर वाला करता है। हाँ। बी से ए आया। हाँ। और फिर ये घूमते हुए आएगा फिर। तो ये होगा हमारा बैटरी। हाँ कैसा? हाँ घूमते रहेगा। हाँ। हाँ उसमें भी हमेशा positive है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले से फिर वापस आएगा। हाँ ठीक है। So it is always going to ऐसे अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले भैया को जब क्वेश्चन पूछा करते थे ना, तो फिर मुझे अच्छा मजा आता था। लगता था रिकॉग्निशन मिल रही है। मैं भी पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का हूँ। Back to discussion. Electric current. Consider an imaginary gas of both negatively and positively charged particles. Figure 11.1 shows the negatively and positively charged particle flowing randomly in various directions across a plane T. In a time interval T, let the amount of positive charge flowing in forward direction be Q plus and amount of negative charge flowing in forward direction be Q minus. Q माइनस फॉरवर्ड में एंड Q प्लस फॉरवर्ड में। ठीक है। मतलब नहीं समझा बेटा। पार्टिकल्स हैं उसके, गैसेस पार्टिकल जो पॉजिटिवली। अरे ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। और फ्री मूवमेंट करने के लिए उनको गैस बोल दिया। ठीक है। तो परेशान मत हो। दस नेट। Thus, net charge flowing in the forward direction is Q is equal to Q plus minus Q minus. For a steady flow, this quantity is proportional to time t.
The ratio Q by T is defined as current I is equal to Q upon T. हाँ, ये एक छोटी सी चीज रह गई थी, क्वेश्चन के थ्रू मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन वन क्या हुआ, हाँ मैं बता रहा हूँ। एंड ए से एंड बी तक सम 3 कूलम ऑफ +3 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एंड इन द सेम टाइम इंटरवल -1 कूलम ऑफ चार्ज flows from B to A. Is that okay? 3 coulomb of charge flows from A to B, and in the same time interval, 1 coulomb of charge flows from B to A. ठीक है, time interval being time interval is equal to say 5 seconds. Find current. ठीक है, सो नेट करंट हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। पहले वाले के लिए राइट डायरेक्शन में करंट रहेगा, आई मे कॉल इट I1, एंड इसकी वजह से ही राइट डायरेक्शन में करंट रहेगा, लेट अस कॉल इट I2। निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो आयन होगा, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज है। हाँ, हाँ, तो बट निगेटिव चार्ज है ना, तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना बेटा। ठीक है, हाँ, तो ये कूलम मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज का डायरेक्शन है। हाँ, अभी हमको करंट फाइंड करना है, तो I विल बिकम इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I1 इज बिकॉज ऑफ +3 कूलम चार्ज, एंड I2 इज बिकॉज ऑफ -1 कूलम चार्ज। हाँ करेंगे बेटा, ठीक है, so it will become 3 कूलम by 5 सेकेंड -1 कूलम by 5 सेकेंड। क्या, हाँ, कहाँ पे ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ माइनस, क्या, नहीं नहीं, बीच में प्लस चाहिए इसलिए थोड़ी करेंगे, बट डायरेक्शन की वजह से करेंगे। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट उल्टा है, तो ये प्लस अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्शन को अकोमोडेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अल्जेब्रिक प्लस का मतलब अल्जेब्रिक एडिशन, बट उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर उल्टा है तो उसका डायरेक्शन को अकोमोडेट करने के लिए आई हैव टू ऐड माइनस साइन ओवर देयर प्लस के बदले, राइट, एंड देन उसकी वैल्यू जो है दैट इज ऑलरेडी निगेटिव, तो वो निगेटिव को मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर I1 माइनस I2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेट करंट का डायरेक्शन मेरा दोनों का सेम में है, तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। हाँ,
राइट, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से वाई माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाता। अरे कूलम, ये अगर +1 कूलम को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है और 3 कूलम को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, ठीक है, तो ये दिस इज फॉर डायरेक्शन एंड दिस इज फॉर पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया सबको, या किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो फिर मैं यहाँ पे घेर के लिख देता हूँ। हाँ, इसको अपनी टेरिटरी बना देता हूँ दोनों की, और फिर मैं इंडिकेट करके लिख देता हूँ फॉर पोलैरिटी ऑफ चार्ज, and this is for direction of flow. Good. चलिए, so this will become 4 coulomb upon 5 second, that is 0.8 ampere. Is that okay? Clear है? Very good. ओए सॉरी, सानिया गड़बड़ हो गई। ओके, सी, ये एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसमें पॉइंट ए से बी पर 3 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज मूव कर रहा है इन 5 सेकेंड्स, एंड बी टू ए -1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है इन 5 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द टोटल करंट? I1 is the current because of flow of +3 coulomb charge from A to B, whereas I2 is the current because of -1 coulomb charge moving from B to A. Now, net current will be sum of the two currents, I1 and I2. I1 is 3 coulomb upon 5 seconds. ये फिर माइनस साइन दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट साइड है, -1 कूलम का लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन जो है, दिस इज देयर टू इंडिकेट द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल। एंड ये फिर अंदर ब्रैकेट में -1 कूलम बाई 5 सेकेंड किया है हमने, दिस इज देयर टू accommodate or there to ये account for the polarity of the negative charge। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड डिनोमिनेटर में 5 सेकेंड तो उसको एज इट इज ले लिया हमने। 3 कूलम +1 कूलम विल बिकम 4 कूलम, 4 कूलम बाई 5 सेकेंड will become 0.8 ampere. So net current through this or in between A to B will be 4.8 amperes. Is that okay? Clear? Very good. Let us come back. Let I be the current varying with time. Okay, SI unit of current is ampere and that of charge and time are coulomb and second respectively. Let I be the current varying with time. Let Q be the amount of net charge flowing across the plane P from time t to t plus delta t, that is during the time interval delta t. Then the current is given by I is equal to limit dq dt t delta t tending to 0. Here current is expressed as the limit of ratio of delta q upon delta t as t tends to 0. The current during lightning could be as high as 10,000 amperes, while current in the household circuit could be of the order of few amperes. The current of an order of milliampere, microampere or nanoampere are common in semiconductor devices. Semiconductor devices मतलब हमारे ट्रांजिस्टर्स, चिप, माइक्रोप्रोसेसर्स,
ठीक। सारे को चिप ही बोलते हैं एंड ऑफ द डे। अलग अलग टाइप के चिप होते हैं यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ all our electronic gadgets. Flow of current through conductor. A current can be generated by positively or negatively charged particle in an electrolyte. In an electrolyte, both positively and negatively charged particles take part in conduction. In metal, free electrons are responsible for conduction. And in gases, गैस में कंडक्टर कौन बनेगा? गैसेस आयंस। ठीक है। These electrons flow and generate a net current under the action of applied electric field. As long as a steady field exists, the electrons continue to flow in the form of steady current. Such a steady electric field are generated by cells and batteries. ठीक है। Sign convention direction of current in a circuit is drawn in the direction in which positively charged particles would move, even if the current is constituted by negatively charged particles. Electrons which move in direction opposite to that of the electric field. We use this as a convention for denoting the direction of charge. The next thing is drift speed. Imagine a copper rod with no current flowing through it. Figure 11.2 shows the schematic of a conductor with a free electrons in random motion. There is no net motion of these electrons in any direction. If electric field is applied along the length of copper rod and a current is set up in the rod, these electrons still move randomly but tend to drift in a particular direction. Their direction is opposite to that of the applied field. The direction of an electric field at a point is the direction of the force on the test charge placed at that point. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑलरेडी। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? ठीक, चलेगा। The electrons under the action of applied electric field drift with a speed vd. The drift speed in a copper conductor is of the order of 10 to the power minus 4 meter per second, 10 to the power minus 5 meter per second. That is few millimeters per second या few centimeters per second के राउंड अबाउट हमारा ड्रिफ्ट स्पीड होता है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है। और whereas electrons random speed is of the order of the electrons random speed is of the order of 10 to the power 6 meter per second। रैंडम स्पीड कहाँ से आ रही है? इनके वाइब्रेशन से आ रही है, ऑसिलेशन से। ठीक है। और इसी स्पीड की वजह से ये फास्ट कंडक्ट होता है। तो ये प्रिसाइजली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है, बट हाँ बहुत हाई तो है डेफिनेटली, जिसकी वजह से स्विच ऑन करते ही बिजली हमारे बल्ब तक आ जाती है, करंट बल्ब तक आ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन डायग्राम बनाया हुआ है। How is current through conductor related to drift speed that we are going to derive? And जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो ये रैंडम वॉक जो है इनकी दैट बिकम्स अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रिफ्ट वॉक। ठीक है। ऑसिलेशन फिर भी करते रहेंगे बट इट बिकम्स अ ऑर्गेनाइज्ड ड्रिफ्ट वॉक। स्लो ड्रिफ्ट वॉक, ड्रिफ्ट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि धीरे धीरे ग्लाइड करते हैं। ठीक है। और स्लो इसलिए क्योंकि स्लो है। ठीक है। तो ये अपना ऑसिलेशन तो फास्ट करते रहेंगे लेकिन मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन जो है ना वो स्लोली स्लोली चेंज करते हैं। हाँ तुम सो लो, एंड ऑफ द डे तो हम लोग सोने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छी सी एसी चल रही है। कहाँ जाना है तुमको? कितने बजे से?
11 ना, अभी 10 ही बजा है। हाँ तो मुझे भी भूख लगी है। अबे तुम्हारा कॉलेज यहीं पीछे में है। कहाँ वो वाला नहीं, सन थॉमस, वो वाला नहीं, इधर है। नहीं, हाँ वहां पे 12 तो है नहीं, पीछे में है स्टेशन के जस्ट उस तरफ ईस्ट में। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे, और करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, प्लस डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये तीन एक्टिविटी हमारी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर। क्या?